नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि तुम्हें पता है कि आपके अपने चैनल बीके क्लासेज पर एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्लासेज चल रही हैं। उसी सीरीज में हमारी ज्योग्राफी की क्लासेज चल रही हैं। आज हम बात करें ज्योग्राफी में। हम आज एक ऐसे कंटिनेंट के बारे में बात करेंगे जिसे विश्व की सभ्यता का पालना कहा जाता है। आपका भी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे विश्व की सभ्यता का पालना कहा जाता है? क्योंकि ऐसा एक महाद्वीप है अफ्रीका, जो काफ़ी गरीब भी है और क्या है, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वर्तमान में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में आज हम उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे अफ्रीका में कौन सी नदियाँ बहती हैं, उन नदियों की क्या क्वालिटी है, क्या खासियत है उन नदियों की। हम देखेंगे अफ्रीका के देश के बारे में, अफ्रीका की स्थिति कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में। हम देखेंगे अफ्रीका से निकलने वाली कौन कौन सी रेखाएं निकलती हैं। तो दूसरा क्या देखना हमें अफ्रीका में, अफ्रीका के पर्वत, अफ्रीका के पठार, अफ्रीका के घास के मैदान। क्योंकि यदि क्या होता है ना क्लासों में, यदि मैं आपको इस तरह से ज्योग्राफी पढ़ाऊँ कि एक क्लास में क्या ले आऊँ, मैं आपके लिए एक ही क्लास में इस तरह से लेकर आऊँ। भाई मैं आपके लिए कोई क्लास लेकर आया, मैंने कह दिया भाई आज हम आपको पढ़ाएंगे घास के मैदान। क्या पढ़ाएंगे? घास के मैदान। यदि केवल हम आपको इस तरह से पढ़ाना शुरू करें कि दुनिया के जितने भी घास के मैदान हैं उन्हें याद करना, आप कहोगे भैया इस तरह से तो किताबों में भी लिखा हुआ है, एक टेबल के रूप में घास के मैदान या फिर विश्व की नदियाँ, एक एक टेबल पूरी बनी हुई है, तो क्या वो सफिशिएंट रहेगा? आप कहोगे भैया लेकिन वो चीज़ें याद नहीं होती। तो वो यही कारण है, वो इस कारण याद नहीं होती क्योंकि हम उन्हें वर्ल्ड के मैप पर नहीं देखते, हम उन्हें एक टेबल के रूप में याद करते हैं। मैं आपसे बात करूं, जब मैंने आपको वर्ल्ड मैप पढ़ाना शुरू करा था, मैंने तुम बताया था अमेरिका में मैंने बताया था प्रेरीज घास के मैदान। क्या बताए थे भैया? प्रेरीज बताए थे। फिर दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान अलग बताए थे। यूरोप के कौन से थे? स्टेपीज घास के मैदान थे। साउथ अमेरिका के अलग बताए थे। साउथ अमेरिका कौन से थे? पंपास घास के मैदान थे वहाँ पर। और लानोस, सेल्वास, ये सब क्या थे? वहाँ के वन के प्रकार थे। अफ्रीका की बात, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की बात करें तो वहाँ के घास के मैदानों के नाम मैंने तुम बताए थे। तो भैया वो चीज़ें क्या होती हैं, वो आपको बताते बताते मेरे भी चीज़ें याद हो जाती हैं। चीज़ें क्या होती हैं, आपको बताने के साथ साथ मेरे भी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। अब देखिए ये जो आपको मैप नजर आ रहा होगा, अब कई लोग क्या होगा भाई अमेरिका तो हमें तो अफ्रीका के मैप का नहीं पता, तो अब कुछ कहेंगे सर भैया ये तो भारत का मैप है, कुछ कहेंगे भैया तो भारत के मैप के जैसा। मैं कहूँगा भैया बिल्कुल ये मैप तुम्हें देखने में लग रहा होगा जैसा कि भारत है, थोड़ा थोड़ा कैसा लग रहा, थोड़ा थोड़ा देखने में भारत के मैप की तरह लगा, लेकिन क्या है भैया ये एक अफ्रीका का मैप है। अब इस अफ्रीका के मैप में तुम्हें दिख रहा होगा भैया मेडागास्कर द्वीप। क्या भैया? मेडागास्कर। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि मेडागास्कर द्वीप जो है अफ्रीका से किस चैनल के माध्यम से लगा होता है। तो मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पर एक चैनल है मोजाम्बिक चैनल। आप कहोगे भैया आपने शुरू में अफ्रीका के बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन यही सब बातें बताने शुरू कर दी। क्या है भैया इसका नाम? मोजाम्बिक। यहाँ पर एक देश भी है मोजाम्बिक नामक, तो इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? मोजाम्बिक चैनल। तो आप कहोगे भैया यार तुमने हमें एक बात नहीं बताई, तुमने डायरेक्ट इन चीज़ों को बताना शुरू कर दिया, लेकिन तुमने ना तो हमें ये बताया अफ्रीका क्या है और अफ्रीका की कुछ खास बातें नहीं बताई। मैंने कहा वो सब चीज़ें आपको लिखित रूप में मिलने वाली है भैया। तो देखो मैं आपसे बात करूँ, कहाँ गए? वो सब चीज़ें क्या मिलेंगी भैया? आपको लिखित रूप में मिलेंगी। लेकिन यदि आप इन चीज़ों को याद करना चाहते हैं तो आपके पास में कई चीज़ें होनी चाहिए। जैसे क्या होना चाहिए? एक किताब होनी चाहिए किस चीज़ की? मैप की। एक बुक आती है भैया मैप की, मैप वाली बुक उठाई, एक बुक आती है मैप की। तो मैं आपसे बात करूं, ये यदि आप मैपिंग पढ़ रहे हैं तो देखिए मैं यहाँ किसी भी किताब का प्रकाशन नहीं कर रहा हूँ। जो किताब आपको अच्छी लगे आप उस किताब को बाजार से खरीद सकते हैं, लेकिन ये होती है ऑक्सफोर्ड ब्लैक स्वान, एक होती है ओरिएंट ब्लैक स्वान की, एक है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। देखिए दो तरह की बुक आती हैं, एक तो आती है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, एक आती है ऑक्सफोर्ड टीचर वाली। तो आपको ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट वाली बुक खरीद लेनी है। यदि किसी को लगे थोड़ी महंगी बुक आती है, 300 साढ़े 300 रुपये की समथिंग कीमत होगी बाजार में इसकी, यदि आपको इससे दूसरी बुक चाहिए तो आप देख सकते हैं ओरिएंट ब्लैक स्वान है, और भी कई तरह की मैप की बुक होंगी। तो देखिए मैप ऐसा नहीं कि अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का होगा, मैप सभी बुक में क्या होता है मैप की किताबें देखने के लिए मिलती ही हैं। तो सभी के पास में यदि आप मैप पढ़ रहे हैं तो एक तो ये वाली बुक होनी चाहिए और एक ग्लोब, ये दो चीज़ें बहुत जरूरी होती है मैप को समझने के लिए।
आपका तो भैया अफ्रीका के बारे में तुमने हमें कुछ नहीं बताया। मैंने कहा भाई अफ्रीका के बारे में मैंने तुम्हें बताया, जो अफ्रीका है अपना वो विश्व का सभ्यता का पालना कहा जाता है। किसको? अफ्रीका को। शायद हाँ, ये सब चीजें देखिए कहाँ मिलेंगी आपको, यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अफ्रीका की स्थिति की। पहली बात तो हम बात करेंगे अफ्रीका की स्थिति। अब भैया अफ्रीका की स्थिति है कहाँ से? वही की चल रहा है। अब हम बात करें यहाँ पर अफ्रीका की स्थिति की। तो ये भी हमारी पृथ्वी है इस तरह से। हमने इसे 4 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। ये 0 डिग्री क्या है? ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो अफ्रीका ना कुछ इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। ये जो आपको रेड पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, रेड वाला पार्ट जो है, इस तरह से अफ्रीका यहाँ पर कुछ बना हुआ है इस तरह से। तो अफ्रीका की स्थिति क्या है? ये ग्लोब के बीच में है अधिकांश। कुछ हिस्सा इसका कहाँ है? कुछ हिस्सा इसका नीचे है। तो यहाँ से निकलती 0 डिग्री लाइन जिसे क्या कहते हैं? मानक समय रेखा। क्या है ये? मानक समय रेखा। और यहाँ से जाता भैया ये कौन सी जाती है? ये जाती है कर्क रेखा, ये रेड वाली। कौन सी भैया? कर्क रेखा। उसके नीचे वही है मकर रेखा। तो इस अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से, ये जो आपका अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अफ्रीका के ऐसा कॉन्टिनेंट, ऐसा महाद्वीप का नाम आप हमें बताएं जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री लाइन, चारों रेखाएं वहां से पार होकर जाती हैं। कहां से भैया? अफ्रीका महाद्वीप से। तो अफ्रीका महाद्वीप इस दृष्टि से काफी क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अफ्रीका को विश्व का सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश सभ्यताएं पाई जाती हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, तो इसी कारण इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया विश्व की सभ्यता का पालना भी इसे कहा गया। और भी कई सारी चीजें उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है, आपको इसकी स्थिति का पता चला। ये कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों लाइन इससे महाद्वीप से होकर जाती हैं। दूसरी बात क्या है? 0 डिग्री देशांतर अफ्रीका को काटता है। कहाँ काटता है? तो ये 0 डिग्री देशांतर जो है ना अफ्रीका को, गुयाना की खाड़ी। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं भैया? इसे ही कहते हैं मानक समय रेखा, यानी मानक समय रेखा। मानक समय रेखा अफ्रीका को कहाँ काटती है? मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री अक्षांश को काटेगी। 0 डिग्री अक्षांश को गुयाना की खाड़ी में काटती है, तो जो बातें मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, कि 0 डिग्री देशांतर मानक समय रेखा 0 डिग्री अक्षांश को गुयाना की खाड़ी में काटती है। देखिए यहाँ से जा रहे हैं भैया, ये क्या है भैया? ये मानक समय रेखा है। और ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। कौन? ये वाली जो रेखा क्या भैया? 0 डिग्री देशांतर है ये वाली रेखा। और ये कहाँ काट रही है? गुयाना की खाड़ी में काटती है। तो ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। वो ये सब चीजें कहाँ है आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ भाई, मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर एक एक चीज एग्जाम की दृष्टि से लिखी हुई है। पहली बात क्या है? पहली बात लिखी यहाँ पर, अफ्रीका को कभी कभी मदर कॉन्टिनेंट नाम दिया जाता है, क्योंकि अफ्रीका की सबसे पुरानी आबादी यहाँ पर रहती है। मिस्र की सभ्यता को दुनिया की सबसे, नील नदी, काहिरा नदी, इनके पास में जो बसने वाली सभ्यताएं थी, उन्हें क्या कहा था? उन्हें कहा था विश्व की पुरानी सभ्यताएं कहा था। जहाँ पर पुरानी सभ्यताएं पाई जाएंगी वहां पर क्या कहा जाएगा उस कॉन्टिनेंट को? मदर ऑफ अफ्रीका महाद्वीप है जो भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा से होकर गुजरता। अभी तो बताया मैंने, ग्रीनविच मेरिडियन अफ्रीका के पश्चिमी भाग से होकर गुजरती है।
एकमात्र महाद्वीप है जहां 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर से मिलता है रेखाएं ग्वालियर की खाड़ी। जो बातें मैंने तुम्हें यहाँ पर लिखवाई ना, अभी मैं तुम्हें उस में जो ग्राफ बना के समझाया पृथ्वी वाला, जो बातें मैंने तुम्हें वहां पर बताई है, सेम वही चीज यहाँ पर लिखी है। क्षेत्रफल के हिसाब से अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश और जनसंख्या के हिसाब से नाइजीरिया सेशेल्स अफ्रीका का सबसे छोटा द्वीप है। ये सब चीजें क्या है आपको लिखित रूप में मिल जाएंगी। दूसरा आता है 48 देश मुख्य भूमि अफ्रीका को साझा करते हैं। 6 द्वीप राष्ट्रों को अफ्रीका का हिस्सा माना जाता है। 6 द्वीप राष्ट्रों का माना जाता है, अफ्रीका का हिस्सा माना जाता है। सोमालिया का स्वायत्त क्षेत्र और पश्चिम अफ्रीका मोरक्को द्वारा कब्जा कर लिया गया। ये कुछ क्या है डीपली बातें जिसके बारे में लिख दी गई। इनको कुछ वैसा है नहीं कि इसमें समझाने वाली चीजें हैं। समझाने वाली क्या थी, एक ये थी मदर ऑफ कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि मिस्र की सभ्यता यहाँ पाई जाती है। नील नदी, काहिरा नदी, कौन सी भैया, मिस्र पाया जाता, मिस्र पाई जाती, नील, काहिरा, ये नदियां पाई जाती हैं। और इन नदियों के, ये जो नदियां पाई जाती हैं ना भैया, इन नदियों के बेसिन में, यानी इन नदियों के साथ साथ कुछ सभ्यताएं बसी हुई थी, जैसे मिस्र की सभ्यताएं, वहां पर सर्वाधिक प्राचीन पिरामिड भी पाए जाते हैं मिस्र में। तो सबसे पुरानी कही जाएगी तीनों रेखाएं। अभी बताया मैंने तुम्हें, तीनों रेखाएं निकलती हैं भैया, कहाँ बताया, यहाँ नहीं बताया था इन्होंने। तीनों रेखाएं जा रही हैं 0 डिग्री, मकर रेखा, कर्क रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा। इसे क्या कहते हैं भैया, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो कहां से जा रही है ये इसके पास में मिलती है 0 डिग्री मानक समय रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या मिलती है, ग्वालियर की खाड़ी मिलती है। तो ये कुछ बातें जिसके अफ्रीका के समथिंग इम्पोर्टेंट वो बातें मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई हैं। इससे बाद में भाई एक बात और थी अफ्रीका के यहाँ पर लिखा अफ्रीका। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया के बाद। एशिया के बाद क्या है, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कुल भूमि की सतह का लगभग 5वां हिस्सा कवर करता है। कुल भूमि की सतह का लगभग 5वां हिस्सा कंप्लीट करता है। यदि पृथ्वी पर हम इस तरह समझें, यदि पृथ्वी पर 100 किलोमीटर स्क्वायर भूमि है, यदि पृथ्वी पर 100 किलोमीटर स्क्वायर भूमि है, तो अफ्रीका में कितनी होगी, इसका कहने का मतलब है अफ्रीका में कितनी होगी, 20 किलोमीटर स्क्वायर अफ्रीका में होगी। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई है। मैथ के स्टूडेंट इन चीजों को समझ लेंगे। मानने के लिए 100 किलोमीटर माना था, लेकिन है अधिक। दूसरा आता है अफ्रीका महाद्वीप पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर और हिंद महासागर, दक्षिण में अटलांटिक ओशन, हिंद महासागरों के जल से घिरा हुआ है। वही चीजें मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई। देखो भाई, अभी यहाँ पर आप मैथ को देख रहे हैं, एक एक चीजें क्या मिलने वाली है, लिखित रूप में मिल जाएगी। देखना यहाँ से क्या जाना भैया, अफ्रीका। ये वाला क्या बताया था मैंने तुम्हें, पता ये वाला बताया था अटलांटिक ओशन। जब मैंने तुम्हें पढ़ाए थे महासागर, तो तब बताया था। ये वाला क्या था भैया, हिंद महासागर। यहाँ पर था अरब सागर, हिंद महासागर। यहाँ पर कौन था, भूमध्य सागर है। क्या भैया, यहाँ पर भूमध्य सागर है। यहाँ पर एक स्टेट पाई जाती है, कौन सी, आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कौन सी स्टेट पाई जाती है। यहाँ पर भैया अटलांटिक ओशियन। तो ये सब चीजें क्या है, जो चीजें मैंने तुम्हें इस मैप पर बताई वही सब कहाँ में लिखी, यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर एक महासागर है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है, यहाँ पर एक महासागर है भैया जिसका नाम क्या है, लाल सागर। लाल सागर। इस लाल सागर को होकर रास्ता जाता है यहाँ से रास्ता जाता है ये ऐसे। तो और इस लाल सागर को पार करके यहाँ पर था भूमध्य सागर। तो यदि हम अरब सागर से कहाँ जाना, हमें भूमध्य सागर में जाना, मतलब यूरोप जाना। तो
यूरोप जाना तो कहाँ से निकल के जाएंगे, लाल सागर से। लाल सागर निकल कहाँ जाएंगे भैया, यहाँ पर एक नहर पड़ती है, इसका नाम क्या है, स्वेज नहर है। यहाँ पर एक नहर पड़ती है, उसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज कैनाल कहाँ पर स्थित है, मिस्र में। किन लोगों ने बनाई थी, ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी लोगों ने बनाई थी। काफी समय तक उनका कब्जा दे रहा था इस नहर पर, क्योंकि किससे संबंधित थी ये एशिया को, एशिया वाले लोगों को, अफ्रीका वाले लोगों को कहाँ भेजनी थी, यूरोप में जाने का रास्ता यहाँ से मिलता था। इस नहर में, यदि आप इस नहर से ऊपर जाते हैं यूरोप में, तो आपको टैक्स देकर जाना पड़ता है। और ये क्या है ना, ये स्वेज नहर है, ये मिस्र की आय का बहुत सारा हिस्सा इसी नहर से होकर जाता है। मिस्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है स्वेज नहर को। तो ये कुछ चीजें थी भैया जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थी। अफ्रीका में 5 मुख्य भौगोलिक क्षेत्र हैं। अफ्रीका में कितने भैया, 5 मुख्य भौगोलिक क्षेत्र हैं। जैसे कि पहले का नाम है वेस्टर्न अफ्रीका। पहले का नाम क्या है, वेस्टर्न अफ्रीका। 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। जैसे देखना तुम्हें, पहले का नाम क्या है, वेस्टर्न अफ्रीका। दूसरे का नाम है मिडिल अफ्रीका, रहता ईस्टर्न अफ्रीका, और ये वाला था सदर्न अफ्रीका, ये नॉर्थ अफ्रीका। तो मैं आपसे बात करूँ सहारा मरुस्थल, इसी अफ्रीका में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है, इसका नाम है सहारा मरुस्थल। कैसे याद करेंगे, सहारा मरुस्थल के दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए, जिस चीज को बिना सहारे के पार नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, मतलब काफी बड़ा मरुस्थल है, और उसे बिना किसी के सहारे के हम पार नहीं कर सकते। तो सहारा मरुस्थल इस तरह से याद होता है, अफ्रीका के उत्तर में स्थित है, नदर्न अफ्रीका में। तो ये सब चीजें थी जो इससे संबंधित थी, मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई है। अब देखोगे ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इससे बाद में आते हैं हम अफ्रीका के में आ गया। अब देखो, अब आते हैं अफ्रीका के द्वीप। अफ्रीका के एक एक द्वीप के बारे में क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे डिटेल से। आपका भैया ये क्या है, मैंने कहा अफ्रीका के आसपास, जैसे भारत के पास में है श्रीलंका तो एक देश है, लेकिन भारत के पास में है अंडमान निकोबार। अब आप कहोगे भैया भारत के पास में अंडमान निकोबार है, बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा जी, लेकिन अफ्रीका के पास में भी कुछ द्वीप है जिन पर किसका कब्जा है, कुछ अन्य देशों का कब्जा है, विदेशी देशों का, अधिकांश तो यूरोपियन देशों का कब्जा है अफ्रीका के द्वीपों पर। जैसे देखना, हिंद महासागर में मेडागास्कर, हिंद महासागर में है मेडागास्कर, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भैया मेडागास्कर द्वीप कहाँ स्थित है, अफ्रीका में। और दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, अफ्रीका के सबसे बड़े द्वीप का नाम बताइए, तो कौन सा जाएगा भैया, मेडागास्कर द्वीप आएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से निकलकर किस तरह से आएगा, अफ्रीका का मेडागास्कर द्वीप किस संधि के द्वारा अफ्रीका से अलग होता है, किस चैनल के द्वारा अफ्रीका से अलग होता है। तो मैंने तुम्हें बताया था भैया किस चैनल के द्वारा अलग होता है, ये होता है मोजाम्बिक चैनल। कौन सा, एक चैनल का नाम है मोजाम्बिक, क्या नाम है चैनल का, मोजाम्बिक। इस मोजाम्बिक चैनल के माध्यम से किससे अलग होता है, अफ्रीका से, मोजाम्बिक देश से अलग होता है, फिर अफ्रीका से अलग होता है। इनके बीच में एक समुद्र से गलियारा जाना, जिसे क्या कहते हैं, मोजाम्बिक चैनल, उसके द्वारा किससे अलग होता है, मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका से अलग होता। और आप कहोगे भैया तुम्हें तो पता, लेकिन हमें भी तो दिखाओ कहाँ से अलग होता, कहाँ से नहीं। मैंने कहा भाई देखो, शायद यदि इसमें देवा हुआ हो, इसमें अपने आप कहोगे हमेशा नहीं दिख रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। दूसरा, तो यहाँ पर तो लिखा है अफ्रीका वाला पार्ट, क्या लिखा है भाई, अफ्रीका वाला पार्ट दिख रहा है। तो इसके बीच में यहाँ पर एक देश का नाम मोजाम्बिक। तो ये जो समुद्र वाला रास्ता ना मेरे भाई, कौन सा, ये जो समुद्र वाला, ये नीला नीला गलियारा जो नजर आ रहा, इसे कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। क्या कहेंगे भैया से, मोजाम्बिक चैनल। किन्हें अलग करता है, अफ्रीका को मेडागास्कर द्वीप। कहाँ गया, मेडागास्कर द्वीप यहाँ स्थित है। कहाँ पर है, हिंद महासागर में। कहाँ, हिंद
महासागर में स्थित है मेडागास्कर द्वीप। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो मेडागास्कर द्वीप के ऊपर कितने क्वेश्चन बने, कहाँ स्थित है, पहला किस महासागर में स्थित है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बना, तीसरा किस महाद्वीप का भाग है, चौथा क्वेश्चन बना, पांचवा किस संधि के द्वारा अलग होता है, छठा क्वेश्चन बना, अफ्रीका के सबसे बड़े द्वीप का नाम मेडागास्कर। तो एक मेडागास्कर द्वीप के ऊपर 6 से 7 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं। अब बात करेंगे भाई सेकेंडरी वाले टॉपिक के ऊपर। उत्तर पश्चिम में अटलांटिक और कैनरी द्वीप स्थित है। अब ये कैनरी द्वीप पर कब्जा किसका है, कैनरी द्वीप पर किसका कब्जा, देखो तो मैं आपको बताऊं भाई, कैनरी द्वीप है शायद देखो इसने कहा कि अटलांटिक ओशन के उत्तर में कैनरी द्वीप स्थित है जिस पर कब्जा किसका है। अब तुम्हें यहाँ पर लगा कैनरी आइसलैंड, इस गोले के अंदर कौन सा आइसलैंड नजर आ रहा है, कैनरी आइसलैंड पर कब्जा किसका है, इस कैनरी आइसलैंड पर कब्जा किसका है, स्पेन का। एक देश है स्पेन का इस पर क्या है, कब्जा है। और स्पेन स्पेन देश है वो किस महाद्वीप का है, स्पेन देश है भैया यूरोप का, किसका, यूरोप का देश है स्पेन। अब इस कैनरी आइसलैंड पर स्पेन का कब्जा है और स्पेन है देश यूरोप का। दूसरी बात, यहाँ पर एक चैनल है जिसका नाम है जिब्राल्टर जलसंधि, यहाँ पर एक जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि के माध्यम से स्पेन अलग होता मोरक्को से। स्पेन किससे अलग होता, मोरक्को से अलग होता है। दूसरा यहीं से क्वेश्चन निकल कर आएगा, अफ्रीका जो है यूरोप से किस जलसंधि के द्वारा अलग होता, जिब्राल्टर जलसंधि, मतलब अफ्रीका यूरोप से अलग होता जिब्राल्टर जलसंधि के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन आएगा, स्पेन को मोरक्को, और देखना स्पेन को मोरक्को से अलग करता, स्पेन को मोरक्को से कौन सा द्वीप जलसंधि अलग करती है, जिब्राल्टर जलसंधि। दूसरी तरह क्वेश्चन आया। तीसरा आएगा मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशन से जोड़ने वाले चैनल का नाम क्या है, तो क्या है भैया, जिब्राल्टर जलसंधि के द्वारा क्या होता है, भूमध्य सागर अटलांटिक ओशन से जुड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनते हैं, क्या बनते हैं, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं जो काफी परेशान भी करते हैं। लेकिन यदि मैप को आपने डिटेल से एक बार देख भी लिया तो आप इन क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले, बहुत आसान चीजें होती है। दूसरा आता है यहाँ पर, दूसरा जो चैनल आएगा यहाँ पर, तो क्या हुआ, कैनरी आइसलैंड में किसका कब्जा हुआ, स्पेन का। कैनरी आइसलैंड पर कब्जा किसका हुआ भैया, स्पेन का कब्जा हुआ। कैनरी आइसलैंड पर स्पेन का। दूसरा आता भैया, इस वाले को हमने देख लिया। अब देखना तीसरा, दक्षिण अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिम में सेंट हेलेना द्वीप है। सेंट हेलेना का द्वीप है जहां निर्वासन में नेपोलियन की मृत्यु हुई थी। अब काफी इंपॉर्टेंट है सेंट हेलेना, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में सीधा सीधा, भैया सेंट हेलेना द्वीप कहां पर स्थित है, एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा आएगा इस पर कब्जा किसका है, तीसरा आएगा किस महाद्वीप का भाग है, चौथा आएगा उस द्वीप का नाम बताइए या उस द्वीप का नाम कौन सा है जहां पर नेपोलियन की मृत्यु हुई थी निर्वासन के दौरान। तो कौन सा भैया, सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप है। देखो सेंट हेलेना कहां निकला, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा भैया, सेंट हेलेना अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में द्वीप नजर आ रहा, सेंट हेलेना। किसका कब्जा भैया इस पर, इसका कब्जा है यूके का। सेंट हेलेना द्वीप, किसकी मृत्यु हुई थी यहाँ पर, नेपोलियन, किसकी मृत्यु हुई थी, सेंट हेलेना द्वीप है। तो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। निर्वासन के दौरान किसकी मृत्यु हुई भैया, नेपोलियन की मृत्यु हुई। सेंट हेलेना द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। किसका कब्जा है इस पर यूके का कब्जा। अब आएगा जंजावीर, तंजानिया से संबंधित और हिंद महासागर के करीब है। आप क्या भैया, इसको भी दिखाओ कहां पर है, इसको भी दिखाइए। अब देखो यहाँ पर तुम्हें नजर आ रहा होगा भैया, यहाँ पर ये छोटा सा जो बिंदु नजर आ रहा है,
इस गोले के अंदर नजर आ रहा जंजाबीर, और ये छोटा सा जो बिंदु है रेड वाला, ये रेड वाला जो पॉइंट नजर आ रहा, इसका नाम है जंजाबीर। किसका अंग है? कहां पर स्थित है ये भैया? अफ्रीका के महाद्वीप का भाग है और हिंद महासागर में स्थित है। अब आता मदिरा। मदिरा आइलैंड पर किसका कब्जा? पुर्तगाल का। मदिरा आइलैंड पर किसका कब्जा? पुर्तगाल का। कैनरी आइलैंड पर स्पेन का कब्जा। केप वर्डे मॉरिशस। रियूनियन द्वीप पर किसका कब्जा? फ्रांस का। कोमोरन फ्रांस। सेशेल्स। तो ये क्या है भैया? अफ्रीका के द्वीप है। किसके भैया? ये अफ्रीका के द्वीप है। देखो जैसे कहाँ गए भैया, यहाँ पर एक देखो केप ऑफ होप, रियूनियन द्वीप, मेडागास्कर द्वीप आ जाएगा। सेशेल्स, इस सेशेल्स एक देश का नाम है। किसका नाम भैया? सेशेल्स एक देश का नाम है पूरा। सेशेल्स एक देश का नाम, बिखरे हुए द्वीपों का समूह है सेशेल्स। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं भैया? यहाँ पर कई तरह की पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं जिनके अंदर काटने पर बहुत सारा पानी मिलता है, इस मेडागास्कर में और इस सेशेल्स द्वीप में। यहाँ पर स्थित है कोसमोस, कोसमोरोस। क्या है? अफ्रीका के द्वीप थे, इनके बारे में हमने चर्चा करी। अब इससे बाद में आते हैं भैया अपने हम दूसरे टॉपिक पर। पहले इससे पहले अफ्रीका की नदियां पढ़ेंगे। अब आते हैं अफ्रीका के मैदान। अफ्रीका के मैदान, सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका में। क्या पाए जाते हैं भैया अफ्रीका में? सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। वन्य जीवों के कारण क्या है? वन्य जीवों के कारण प्राचीन काल में यहाँ शिकार किया था, ऐसे लैंड ऑफ बिग गेम। क्या कहा था? ऐसे लैंड ऑफ बिग गेम भी कहा था। क्यों कहा जाएगा? जिस भूमि पर क्या होते हैं अधिकांश शिकार होते हैं उसे लैंड ऑफ बिग गेम कहा जाता है। अब ये क्या है भैया? 0 डिग्री लाइन के पास में। यदि क्या है हमारी, ये हमारी पृथ्वी है भाई, ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री लाइन है, ये कर्क रेखा और ये मकर। कौन सी भैया? ये कर्क रेखा है और ये भैया मकर रेखा है। कर्क और मकर रेखा है। अब इस क्षेत्र के बीच में आने वाले मतलब 0 डिग्री लाइन के पास वाला जो क्षेत्र होगा, इस 0 डिग्री लाइन के पास वाला क्षेत्र होगा, यहाँ पर क्या होता है? अधिकांश टेम्परेचर पाया जाता है। और जहाँ टेम्परेचर अधिक पाया जाएगा वहाँ क्या होगी? वहाँ पर बादलों का निर्माण अधिक होगा। जहाँ बादलों का निर्माण अधिक मात्रा में होता है तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है। इन बार क्या होता है? 0 डिग्री लाइन के पास में बादलों का निर्माण होगा, वर्षा अधिक मात्रा में होगी। जहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होगी वहां पर क्या पाए जाएंगे? वहां पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। उस क्षेत्र क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। दूसरा, जब वहाँ वर्षा अधिक होगी तो वहां पर घास भी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? घास पाई जाएगी, कई तरह की, अनेक तरह की फसलें होंगी। और जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी वहां पर फसलें होने के साथ साथ और क्या होगा? उस क्षेत्र में पाई जाएगी नदियां। क्या पाई जाएगी? उस क्षेत्र में वहां पाई जाती है नदियां, क्योंकि एक तो होती है हिमालय प्रकार की नदियां होती हैं। अब वो वहां उनको तो पानी कहाँ से प्राप्त होता है? ग्लेशियर से। लेकिन जो दूसरे प्रकार की नदियां होती हैं वो क्या होती है? वो मौसमी नदियां होती हैं। जैसे वर्षा का सीजन आया, वर्षा हुई, वर्षा होने के बाद में पहाड़ों से पानी नीचे की ओर आया और नदी के रूप में बह गया, उसे कहते हैं हम मौसमी नदियां। दूसरी होती है सदानीरा नदियां। सदानीरा नदियां कौन सी होती हैं? वो ऐसी होती हैं जैसे हिमालय पर्वत है अपना, वहां से ग्लेशियर पिघलते हैं तो उसके बाद में पानी निकल कर आता है, उन्हें कहते हैं हम सदानीरा नदियां। तो क्या कहेंगे भैया? हम सदानीरा नदियां कहते हैं। अब ये तो भैया घास के मैदान, सवाना घास के मैदान। दूसरा है वेल्ड, ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी पठार में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो कृषि एवं पशुपालन के लिए उपयोगी है। यहाँ की मुख्य भूमि क्या है? वन कहा जाता है। अब मक्का यहाँ की प्रमुख फसल है। वेल्ड प्रदेश को मक्का भी त्रिभुज कहा जाता है। यहाँ की मोरेना भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात है। आपके भैया 2 तरह के मन बता रहे तुमने, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये चीज आप जानते हो। देखो कैसे पृथ्वी है भैया 0 डिग्री लाइन, कौन सी रेखा है? ये है कर्क रेखा।
कौन सी रेखा भैया, ये कर्क, ये कौन सी, मकर, यह है भूमध्य। अब इस कर्क रेखा के बीच वाला जो पार्ट होगा, क्या भैया, इनके बीच वाला जो पार्ट होगा ये वाला, ये वाला, इसे कहेंगे हम उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय कहेंगे इसे। अब देखते रहना, यहाँ से बहुत सारी चीज सीख रहे हो। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे कहेंगे हम शीतोष्ण कटिबंध, क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध, इसे भी क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। अब देखो, यदि यहां पर इस वाले पार्ट में जहां पर शीतोष्ण लिखा हुआ है उस वाले पार्ट में, और जहां पर उष्ण कटिबंध लिखा उस वाले पार्ट में, यदि इस बीच वाले पार्ट में, मतलब पार्ट नंबर 1 जो है, 1 का भाग है, ये भी 1 का, ये 2 का है और ये 2 का, यदि पार्ट ए वाले भाग में यदि कोई चीजें पाई जा रही हैं, यदि यहाँ पर किसी प्रकार के वन पाए जाएंगे तो उन्हें भी हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय वन कहेंगे। दूसरा, यहाँ पर यदि घास के मैदान पाए जा रहे हैं उन्हें भी क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जा रहे हैं। तीसरी, यहाँ की जलवायु कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। यदि हम आगे ग्राफ नंबर 2 में, जो पृथ्वी के ऊपर ग्राफ नंबर 2 बना हुआ है, यदि हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर पाए जाने वाले वन हो, घास के मैदान हो, या यहाँ की जलवायु हो, उन्हें हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान, क्या कहेंगे भैया, शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान कहेंगे। तो जो अफ्रीका का बेल्ट वाला पार्ट है ना, वो यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पे एक नीचे वाला पार्ट है, वो कहते हैं भैया ये वाला, वहां पर क्या कहते हैं, बेल्ट, बेल्ट प्रकार की घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये वाली चीजें क्लियर है, घास के मैदान रहने को समाना है। यहाँ पर रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वर्षा वन, क्या है भैया, ये तो एक वर्षा वन है, यहाँ पर होती है अधिकांश मात्रा में वर्षा होती है, तो क्या है भैया, ये वर्षा वन है। अब आते हैं अफ्रीका के मरुस्थल पर, सहारा, यहाँ के मरुस्थल है, सहारा है, नामीब है, सहारा डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, और कौन सा भैया, कई प्रकार के यहाँ पर डेजर्ट पाए जाते हैं, उनकी स्थिति क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा भी है, पहली बात तो सबसे बड़ा, दूसरा कैसा भैया, दूसरा गर्म भी है। अब इसे याद कैसे करेंगे, सहारा मरुस्थल, एक बात याद करेंगे कि सबसे बड़ा है, सबसे गर्म है, कैसे याद करेंगे, तो देखो सबसे गर्म भी है और सबसे बड़ा है, तो क्या आप इस मरुस्थल को अपने आप पार कर जाएंगे, आप कहोगे भैया हम पे तो पार नहीं होगा, तो ऐसा मरुस्थल जो किसी बिना सहारे के पार ना हो सके, तो कैसा होगा, वो सबसे बड़ा होगा और सबसे गर्म होगा। इन चीजों को याद करने की कुछ ट्रिक होती है। ये सबसे बड़ा मरुस्थल जो बिना किसी सहारे के पार ना हो सके, उसे क्या कहते हैं, हम सहारा मरुस्थल कहते हैं। पथरीला मरुस्थल है, इस मरुस्थल में लाल मृदा पाई जाती है। अब मैंने तो बताया लाल मृदा पाई जाती है, यदि किसी ने मेरे साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी हो, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासें चल रही थी, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी हो ना, तो आप देखना भैया, आप क्या देखना, यदि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप कहोगे कि भैया ये लाल मिट्टी, यहाँ पर एक वर्षा होती, श्रीलंको नाम की वर्षा, कहाँ होती थी वो, इटली में, कहाँ होती, इटली में, स्पेन में, और वो जब यहाँ से हवाएं पार होकर, मतलब अफ्रीका के ऊपरी नंदन अफ्रीका से पार होकर कहाँ जाती थी, यूरोप में हवाएं पहुंचती थी, तो वहां तक जाते जाते ठंडी हवाएं बन जाती थी वो, और यहाँ से लाल मिट्टी के कण लेकर जाती थी, और अफ्रीका में इटली में जाकर, स्पेन में जाकर वहां पर वर्षा किया करती थी। ये वर्षा, इसे क्या कहते थे, इसे खूनी वर्षा कहते थे। कौन सी वर्षा को, श्रीलंको को वर्षा को खूनी वर्षा कहते थे। यहीं पर मैंने तो बताया था डॉक्टर हमर्टन वर्षा, मैंने तो बताया था चिनूक वर्षा, चिनूक हवाएं कहाँ चलती हैं, तो कई प्रकार की चीजें बताई थी, यदि आपको याद हो तो। दूसरा आता भैया इस मरुस्थल में बुशमैन जनजाति, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है सहारा मरुस्थल में, अफ्रीकी देशों में पाई जाती है बुशमैन जनजाति। ओंकाको नदी इस मरुस्थल में आकर लुप्त हो जाती है। अफ्रीका में ऐसी कौन सी नदी पाई जाती है जो सहारा मरुस्थल में आकर लुप्त हो जाती है। देखो इतना बड़ा मरुस्थल है, यहाँ पर इस मरुस्थल को एक नदी तक पार नहीं कर पा रही, क्योंकि नदी पार करते करते कैसे होते हैं, स्वयं सूख जाती है। दूसरा था नामीब, यह रेतीला मरुस्थल नामीबिया, अंगोला तथा दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। कहाँ गए भैया, 3 प्रकार के मरुस्थल दिखे तुम्हें, ये भी यहाँ से ऊपर का जो पार्ट है नॉर्थ अफ्रीका वाला, नॉर्थ अफ्रीका वाला क्या है, सहारा डेजर्ट,
क्या है, सहारा डेजर्ट है। यहाँ पर तुम लिखा कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट। दूसरा था नामीब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट और नामीब डेजर्ट कहाँ है। अब नामीब डेजर्ट है अफ्रीका के दक्षिण और पश्चिम में। नामीब डेजर्ट कहाँ है भैया, नामीब है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नामीब डेजर्ट कहाँ स्थित है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में। और जो आपका कालाहारी डेजर्ट है ये कहाँ है भैया, कालाहारी, कालाहारी कहाँ है भैया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। अब आप कहोगे भैया ये वाली बेल्ट बड़ी हरी नजर आ रही, ये वाली क्या कारण है हरी नजर आ रही, तो भैया 0 डिग्री लाइन के पास में, 0 डिग्री लाइन के पास में अधिकांश टेम्परेचर होगा, वर्षा ऊपर उठेंगी और कई प्रकार के यहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं। तो जो होते हैं ना बादल बनते हैं वो उन पहाड़ों से जाकर टकराते हैं, तो क्या होगा भैया, पहाड़ों से जाकर टकराने के बाद में यहाँ पर होती है वर्षा, इस कारण यह भूमि कैसी पाई जाती है, हरी भूमि पाई जाती है। तो ये सब चीजें आपको याद हुई। अब इससे बाद में चलते हैं अफ्रीका की प्रमुख झीलें। तुम कहोगे भैया ये सब चीजें अफ्रीका की प्रमुख झीलें वगैरह ये सब चीजें तो क्या है किताबों में लिखी, मैंने कहा जाकर याद कर लो, क्योंकि मैपिंग में कुछ भी चीजें ऐसी हैं नहीं कि मैं आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले या अन्य चीजें लगाकर बताऊं। मैप में ऐसी कुछ चीजें नहीं है जो फॉर्मूले या अन्य चीजों के द्वारा क्या होती हो, याद होती हो। दूसरा आता है यहाँ पर महान अफ्रीका झीलें, अफ्रीका की झीलों क्या कहता है, महान अफ्रीकी झीलें। कौन सी भैया, पूर्वी अफ्रीका में स्थित झीलों को महान अफ्रीकी झीलें कहा जाता है। पूर्व में स्थित अफ्रीका की झीलों का कहा जाता है महान अफ्रीकी झीलें कहा जाता है। जैसे कि लेक विक्टोरिया लेक है, यहाँ पर एक कौन सी लेक है, विक्टोरिया है, लेक तुर्काना है, लेक अल्बर्ट है, और कौन सी भैया, लेक टंगवाई का है, लेक न्यासा है। तो ये वाली लेक कौन सी है, ये वाली झील, ये वाली झीलें हैं महान झील। अब यहीं से भैया इन्हीं महान झीलों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो केनिया, युगांडा, कहां पर, केनिया, युगांडा, तंजानिया सीमा क्षेत्र में स्थित है। जो आपकी कौन सी भैया, विक्टोरिया झील है, युगांडा, केनिया, तंजानिया इन देशों में स्थित है। अब मैं आपसे बात करने लगूं सुपीरियर झील। सुपीरियर झील मैंने तुम्हें कब याद कराई थी भैया, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सुपीरियर झील कहाँ की है। आप कहोगे भैया सुपीरियर झील तो हमने किसी अन्य कॉन्टिनेंट में पढ़े थे, मैंने कहा बिल्कुल, मैंने तुम्हें एक ट्रिक के नाम से याद कराई थी, कौन सी वाली, होम्स, HOMES, इस ट्रिक के माध्यम से याद कराई थी झीलें उसी कॉन्टिनेंट की। और दूसरी एक दारू वाली बात बताई थी, दारू में बियर, जब मैं तुम्हें ये वाली कहानी सुना करके वो झीलें याद कराई थी तो आपने बताई कौन से कॉन्टिनेंट की झील है, किस क्षेत्र में है, किस देश की झील है। दूसरा सीमा क्षेत्र में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, आप मुझे बताएंगे। इसे विषुवत रेखा गुजरती है, यह झील भ्रंश घाटी में स्थित है। इस झील से श्वेत नदी का उद्गम होता है, यहीं से श्वेत नील नदी, श्वेत नील नदी, देखिए नील भी दो तरह की नील नदी है, एक श्वेत नील नदी है, उसका उद्गम कहां से होता है भैया, अफ्रीका की विक्टोरिया झील से। दूसरी आती टेंग नाइका झील, यह झील कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य बुरुंडी जाम्बिया के सीमा क्षेत्र में स्थित है। यह झील भ्रंश घाटी में, यह झील भी कहां पर है, भ्रंश घाटी में स्थित है। देखिए मैं यहाँ पर देख के नहीं बताया जाएगा क्योंकि मैं तो बताऊं ये जो लेक टेंग नाइका झील है ना, एक भ्रंश घाटी में स्थित है और अफ्रीका के क्षेत्र में स्थित है। तो कहाँ की भैया, ये अफ्रीका की झीलें हैं। आती है अस्सल झील, यह जिबूती में स्थित है, लवणीय झील है, अफ्रीका का निम्नतम बिंदु, अफ्रीका का सबसे नीचा बिंदु किसे माना जाता है भैया, अफ्रीका का सबसे निम्नतम बिंदु होता है अस्सल झील। तो यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 3-4 झीलों से देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप उनकी लोकेशन देखो, यहाँ पर कौन सी है, लेक अल्बर्ट झील है, लेक तरकान झील है, लेक विक्टोरिया, लेक टेंगनाइका झील है। या तो यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो लेक विक्टोरिया से आता है या फिर लेक टेंगनाइका से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें सभी नहीं याद करनी, केवल इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लेनी है एनटीपीसी के माध्यम से। अब देखो भाई इससे बाद में क्या पढ़ाऊंगा, शायद प्लेट्यू पठार होंगे इसमें भी, पठार। आज पढ़ने अफ्रीका के पठार, अफ्रीकी पठार के बारे में चर्चा करनी है।
अफ्रीका के पठार कौन कौन से हैं? तो आपसे बात करूं गिनी। गिनी उच्च भूमि, देखिए पठार कहते हैं उच्च भूमि, मतलब भूमि का ऐसा भाग जो मैदान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ हो और किससे भैया उनसे थोड़ा नीचा हो। मतलब पठार की आकृति कैसी होती है ना, पठार और पहाड़ में अंतर देखो। यदि हम बात करें पठार की, पहाड़ी की, तो पहाड़ तो कैसा होता है भैया, इस तरह से बना हुआ होता है। ये क्या है भैया, ये तो क्या होते हैं, होते हैं पहाड़। यदि हम बात करें पठार की, तो पठार ऐसा होता है, पठार क्या होता है, इस आकृति में होता। पहाड़ की तो होते चोटी, पहाड़ की चोटी यानी पीक होती है, इसकी चोटी नहीं होती। ये ऊपर जाकर क्या होता है, समतल। क्या होता है भैया, ऊपर जाकर समतल होता, क्या, पठार। यही चीजें इन दोनों में देखने के लिए मिलती हैं। जैसे भारत में भी है दक्षिण का पठार, दक्कन का, दक्कन ट्रेप्स है, तो पहाड़ की तरह चोटी तो उनकी है नहीं, वो ऊपर जाकर क्या है, समतल है। तो पहाड़ों से थोड़े नीचे होते हैं और मैदानों से ऊंचे होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। अब आते हैं अपने गिनी भूमि। फोटा जालोन पठार था नौ पर्वत इसी का भाग है गिनी भूमि। गिनी भूमि का पठार कहाँ स्थित है, फोटा जालोन पठार, इसे पश्चिमी अफ्रीका का जल स्तंभ कहते हैं। यहाँ पर लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखो पठार जो होते हैं ना, ये होते हैं, ये किस चीज से बने होते हैं, ज्वालामुखी के निर्माण से बने होते हैं। कई बार भूमि टकराती है तो ऊपर उठ जाते हैं, उस तरह से इनका निर्माण होता है, ज्वालामुखी वगैरह इन सब क्रियाओं से होता है इनका निर्माण। तो इसी कारण में क्या पाया जाता है, लोहे की चीजें अन्य वस्तुओं में पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है पर लोहे। जोन्स का पठार नाइजीरिया देश में स्थित है। नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा इसी पर स्थित है। अब देखो भैया मैं आपको दिखाऊं, शायद यहीं पर दिया हुआ हो पठार। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, लिखा हुआ बीहू, बी का पठार, बी का पठार। गुआइना, गुवेनियन उच्च भूमि, गुवेनियन उच्च भूमि कहाँ स्थित है, यहीं पर मैंने तो बताया था 0 डिग्री लाइन जा रही थी, यहाँ से दोनों 0 डिग्री कहा जाती है गुआइना की खाड़ी में। कहाँ मिल रही थी भैया दोनों, गुआइना की खाड़ी। गुआइना की खाड़ी में क्या मिली थी, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, दोनों कहाँ मिले हैं, गुआइना की खाड़ी में मिल रहे थे। तो यहाँ पर क्या गुआइना का प्लेटिव है, यहाँ पर क्या ईस्ट अफ्रीकन प्लेटिव है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटिव है। यहाँ पर इथोपिया, इथोपिया का पठार, कौन सा भैया, इथोपिया। तो ये सब चीजें कहाँ है भैया, यहाँ क्या है, तो ये सब चीजें यहाँ पर मैप में दर्शाई गई हैं अच्छी तरह से। अब देखो केन्या पर्वत पर बी का पठार अंगोला में स्थित है। बी का पठार कहाँ पर स्थित है, अंगोला में। बी का पठार कहाँ स्थित है, अंगोला में। कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर बॉक्साइट अधिक मात्रा में पाया जाता है। फोर्टा जालोन का पठार कहाँ पाया जाता है, लोहे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये चीज आपको एक बार देख लेने, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाली चीजें है नहीं। अब बात है भैया अफ्रीका के पर्वत, अफ्रीका के इंपोर्टेंट पर्वत के बारे में देखेंगे वो। देखो यहाँ पर लिखा एटलस पर्वत, मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया में स्थित सर्वोच्च चोटी क्या है, तो आप कर रहे हैं, आप कहोगे मोरक्को, अल्जीरिया ये वाले देश कहाँ स्थित है, तो मैं आपसे लिखाऊंगा ये मोरक्को, अल्जीरिया वगैरह ये सब देश। यदि आप मैप पर देखेंगे, एटलस पर्वत, माउंट एटलस, मोरक्को कहाँ पर स्थित है, माउंट एटलस। तो यहाँ पर है स्थित 3 देश, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर माउंट एटलस स्थित है। यहाँ पर मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया में स्थित है एटलस पर्वत। 25 अब बात आती है सेगले वाले की है भाई। दूसरा था नोवा पर्वत, सियरा लियोन तथा गिनी में स्थित है सर्वोच्च चोटी बिदू नाम है। सियरा लियोन, सर ये वाला देश तो हमने पहली बार देखा, सियरा लियोन। ये सब कुछ देश तो मतलब कुछ सुना सुना सा लग रहा, मैंने कहा वो नहीं। ये जो देश है ना सियरा लियोन, ये अफ्रीकी देश है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा गिनी तथा सियरा लियोन किस
महाद्वीप के भाग हैं, किस महाद्वीप के देश हैं। एग्जाम में इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका भैया यहाँ पर तुमने लोमा पर्वत बताया था, कौन सा लोमा पर्वत बताया, इसका मतलब अफ्रीका का भाग है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दूसरा ड्रेक्सबर्ग पर्वत, ये दक्षिण अफ्रीका का लेसोथो में स्थित सर्वोच्च चोटी लेंगियाना है। किलिमंजारो सबसे इंपॉर्टेंट, यदि अफ्रीका से क्वेश्चन आता ना भैया, यदि अफ्रीका से क्वेश्चन आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पर्वत, कौन सा, किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। केन्या पर्वत तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब देखो सबसे ऊंचा भी है, सबसे ऊंचा भी है, और दूसरा ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरी बात क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। एक तो सबसे ऊंचा, दूसरा ज्वालामुखी है। कहाँ स्थित है, तंजानिया में। अब तंजानिया देखो, तंजानिया कहाँ स्थित है, क्योंकि देश वगैरह इसी तरह से याद होंगे, वहां उससे संबंधित कुछ देश चीजों का नाम ढूंढो और भैया फिर उस देश को ढूंढो। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित, तंजानिया में। आप भैया आप है बताओ तंजानिया कहाँ स्थित है। मैंने कहा कि मैप पढ़ने का फायदा कब है, यदि आपने कोई देश ढूंढा, आपको किसी देश का नाम दिया गया और आपने मैंने मतलब नाम लिख दिया इसका, जैसे सियरा लियोन, तंजानिया, गिनी या फिर मोरक्को, स्पेन, अल्जीरिया, इन देशों के नाम लिए मैंने, आपको तुरंत बता दीजिए मोरक्को तो ऊपर है, तंजानिया इसके नीचे है, गिनी इसके बराबर है। देखो ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। अब बात आई थी तंजानिया की। तंजानिया में एक पर्वत का नाम था किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। वहां पर था भैया तंजानिया में। सबसे ऊंची कैसा कैसा पर्वत था यहाँ पर जो पाया जाता था, वो था ज्वालामुखी पर्वत। क्या था भैया, सबसे ऊंचा भी था और कैसा था, ज्वालामुखी भी था। सबसे ऊंचा था पहली क्वालिटी, दूसरा कैसा था, एक ज्वालामुखी पर्वत था, सबसे ऊंचा था, और एक कैसा था भैया, ज्वालामुखी पर्वत था। अब आप कहोगे भैया माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंचा था और एक ज्वालामुखी पर्वत था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आएगा तो ये वाला आएगा। केन्या पर्वत क्या हो जाएगा, यह ज्वालामुखी पर्वत अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा, पहला सबसे ऊंचा किलिमंजारो, दूसरा सबसे ऊंचा केन्या पर्वत। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता तो यहीं से देखने के लिए मिल जाता है। अब तो रुवेंजोरी पर्वत ही है, पर्वत कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य युगांडा में स्थित है। प्रजातांत्रिक गणराज्य कहाँ स्थित है भैया, आप मुझे बताएं। प्रजातांत्रिक गणराज्य है, प्रजातांत्रिक जो गणराज्य था कांगो, कहाँ स्थित है, कांगो का बेसिन। कांगो देखो यहाँ पर ये इस रेड डॉट के अंदर देश नजर आ रहा भैया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, रवांडा, बुरुंडी। देखो रेड डॉट के जो अंदर देश आ रहा है इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहीं से निकलते कांगो रिवर, कांगो रिवर भी कहीं से निकलते हैं, यहीं से। अब यहाँ पर पर्वत मैंने तुम बताया था कांगो बेसिन में। ये क्या है, 0 डिग्री लाइन के पास में अधिकांश टेम्परेचर, अधिकांश वर्षा। यदि आपने वर्ल्ड मैप पढ़ा है तो आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी तो आप इन चीजों को अच्छी तरह जान जाएंगे। तो क्या होते हैं भैया, यहाँ से हमारे पर्वत भी अफ्रीका के समाप्त होते हैं। देखो ये सबसे इंपोर्टेंट कुछ थोड़ी सी इंपोर्टेंट चीज यहाँ पर। स्टेनली में रुवेंजोरी पर्वत समूह की सबसे ऊंची चोटी मार्गरीटा, इसे क्या कहते हैं, इसे चंद्रमा के पर्वत, इन्हें चंद्रमा के पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें चंद्रमा के पर्वत कहते हैं। एग्जाम में तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखो भाई, हमने क्या कहा, अफ्रीका की झील पढ़ ली, अफ्रीका की झीलें पढ़ ली, और भैया अफ्रीका की झीलें, अफ्रीका के मरुस्थल, अफ्रीका के डेजर्ट, और क्या पढ़ा हमने और हमने देख लिए अफ्रीका के घास के मैदान, अफ्रीका की जलवायु, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देख लिया। अफ्रीका की झीलें देख ली, अफ्रीका के पठार देख लिए, अफ्रीका के पर्वत देख लिए, अफ्रीका के द्वीप वगैरह देख लिए। तो क्या है, हम इसमें देखा चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें कहीं ना कहीं एक चीज़ भूल रहे हैं, वो क्या है, अफ्रीका की नदियाँ। तो सबसे अधिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या है भैया, अफ्रीका की नदियाँ। शायद दिए हैं इसमें, नहीं तो फिर उसके माध्यम से लिखेंगे। उसमें नहीं दी, चलो इसमें देखें, अपने आप ही लिखें कांगो रिवर, कांगो रिवर। हेडिंग डाल लेंगे कांगो रिवर।
कांगो रिवर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है रिपब्लिक गणराज्य ऑफ कांगो। कहाँ बहती है? ये है रिपब्लिक गणराज्य ऑफ कांगो में बहती है, ऑफ कांगो में बहती है। बस आपको इतना ध्यान कर लेना है, रिपब्लिक कांगो ऑफ गणराज्य में बहती है। दूसरा कहाँ गिरती है? यह है अटलांटिक महासागर में गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ निकल गए? रिपब्लिक गणराज्य ऑफ कांगो से निकल गया। आपको तो भैया आपने इसमें पहले लिख कर बता दिया रिपब्लिक गणराज्य ऑफ कांगो। मैंने कहा देखो दूसरा मैपिंग इसी तरह से याद होगी। कहाँ है यहाँ पर? रिपब्लिक गणराज्य ऑफ कांगो, इस रेड डॉट के अंदर। यहाँ से निकलना शुरू हुई, इस तरह से निकलकर कहाँ पहुंच गई भैया? यहाँ गिर गई। इस तरह से निकलती है, यहाँ पर आकर गिर जाती है। कौन सी? कांगो रिवर। अब कांगो नदी के बेसिन में, इस कांगो नदी का जो बेसिन है, उस कांगो नदी के बेसिन में क्या पाए जाते हैं भैया? अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। कहाँ पर दे रही है? शायद इसमें 2-3 मैप दिख नहीं दे रही। तो कुछ बातें थी और जो इससे संबंधित थी उनकी भी एक बात देख लेंगे। देखेंगे इसके बेसिन में कई प्रकार की वनस्पति या अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अनेक प्रकार क्या पाए जा रहे हैं भैया? जीव पाए जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कहाँ से बहती कांगो? ये कांगो रिवर रिपब्लिक गणराज्य ऑफ कांगो से बहती है। अब इससे बात होती है जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी रिवर। देखिए कांगो रिवर इसमें लिखी हुई नहीं थी तो मैंने तुम्हें लिखकर यहाँ पर समझा दिया। जाम्बेजी रिवर, इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। इस पर करीबा बांध स्थित है जो करीबा झील का निर्माण करता है। आयतन की दृष्टि से करीबा विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। करीबा कैसी भैया? मानव निर्मित झील है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। कौन सी है भैया? करीबा। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। बात है ऑरेंज रिवर, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका के मध्य सीमा का निर्माण करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी भैया? ऑरेंज रिवर नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका के मध्य है। इसमें दी हुई है ऑरेंज रिवर, इसमें नहीं देखे। यहाँ पर एक रिवर है दक्षिण नामीबिया, ऑरेंज रिवर। ऑरेंज नदी नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका के मध्य क्या हो जाती है? सीमा का निर्माण करते हैं। देखो नामीबिया कहाँ है, इसमें दक्षिण अफ्रीका कहाँ है। यदि यहाँ पर मैप को ऐसा नजर आ रहा है तो मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाऊं भाई। मैं शायद सही तरह से साइड में हुआ। अब देखो कहाँ भैया? यह है नामीबिया। इस नामीबिया यहाँ से निकलती है इस तरह से। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका के मध्य क्या बनाती है? सीमा बनाती है। कौन सी? ऑरेंज नदी। नामीबिया का अफ्रीका का देखिए साउथ अफ्रीका, ये कौन सा देश है? यहाँ पर है साउथ अफ्रीका। नामीबिया और अफ्रीका के मध्य सीमा बनाती है ऑरेंज रिवर। कौन सी रिवर जा रही है यहाँ से? ऑरेंज रिवर जा रही है। मैप में देखें भाई एक बार हम मैप कहाँ गई मेरे भाई? बहुत थोड़ा हैंग चल रहा है।
ये देखिए, और देखो कहाँ चले गए यार PDF में। हाँ, मैंने तो बताया यहाँ से नहीं बहती है, यहाँ से इस तरह से बहती को कुछ दूरी तक। नामीबिया तथा अफ्रीका के मध्य क्या बनाती है, सीमा बनाती है। कौन सी रिवर, ऑरेंज रिवर। अब आती है लिम्पोपो। लिम्पोपो रिवर किस तरह से इंपोर्टेंट है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो रिवर क्या काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब मैं आपसे पूछने लगूं भैया ऐसी रिवर का नाम बताए जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भारत की है वो रिवर, भारत की रिवर है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तीसरी आती है नील नदी। इसका उद्गम सूडान की राजधानी खार्तूम में होता है, जहां श्वेत नील तथा ब्लू नील मिलती हैं। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। मिस्र में इस नदी पर अस्वान बांध स्थित है। इसके बेसिन का उपयोग चावल कपास खेती के लिए किया जाता है। मिस्र के किसान फेल्लाह कहलाते हैं। काहिरा और सिकंदरिया मछलियों के प्रमुख केंद्र है। मतलब 2 नदियों के निर्माण से बनती है, श्वेत नहर और श्वेत नील और ब्लू नील। देखिए इस तरह से नील निकलती है, यहाँ से एक रिवर जा रही है और एक रिवर जा रही है इधर से, उसे कहेंगे श्वेत नील। एक रिवर इधर से आ रही है भैया, इसे कहते हैं, इसे ब्लू नील कहते हैं, श्वेत नील। इसका निर्माण क्या है, श्वेत नील। क्या है इसका नाम, श्वेत नील। इसका नाम क्या है भैया, ब्लू नील। तो इसके बाद यहां से रिवर जाती है, उसके बाद में यहाँ बन जाती है नील नदी। कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर। कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है और सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है भैया, अमेजन रिवर। कहाँ है, कहाँ है भैया अमेजन रिवर, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में किस भाग में, आप मुझे बताएं। जो अमेजन रिवर है दक्षिण अमेरिका, मैंने बताया, लेकिन किस देश में स्थित है। वहां पर क्या पाए जाते हैं, कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, एनाकोंडा की प्रजाति पाई जाती है अमेजन नदी के बेसिन में। उस जगह से नील नदी है, अफ्रीका की रिवर है। क्या खार्तूम में इसका क्या होता है, उद्गम होता है। देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहीं पर अभी। देखो यहाँ से यहाँ से निकलती है रिवर, यहाँ से व्हाइट नील जा रही है और इधर से जा रही है ब्लू नील, और फिर यहाँ बन जाती है आगे नील नदी इस तरह से। और नील नदी जाते 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 कहाँ गिरी भैया है, ये यहाँ पर भूमध्य सागर में। कहाँ गिरी है, देखो इस तरह से निकलने शुरू हुई, यहाँ से निकली, यहाँ से श्वेत नहर निकल ली, यहाँ से ब्लू नहर निकल ली है। दोनों का निर्माण हुआ, खार्तूम में निकल दिए और क्या बनती है, नील नदी बन जाती है। नील नदी जाकर कहाँ गिरती है फिर बाद में, ये गिरती है भैया भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में गिर जाती है। भूमध्य सागर में गिरती है। इसके बेसिन में होते हैं चावल कपास। बेसिन, बेसिन मतलब मैंने तो बताया था, यदि यहाँ से कई नदियाँ निकल रही है, इस तरह से एक धार इस तरह से निकल के जा रही है, एक धारा इस तरह से निकल रही है, तीसरी धारा इस तरह से निकल के फिर यहाँ पर जाकर क्या बना रही है, एक नदी का निर्माण होगा। तो ये वाला क्षेत्र ना, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेसिन। क्या कहलाता नदी का, ये बेसिन कहलाता है। यदि यहाँ पर एक नदी का निर्माण होगा, ये नदी, तो इस क्षेत्र को कहेंगे हम नदी, जहाँ पर कई जलधारा निकलती हैं और बाद में आकर किसी का निर्माण करती हैं, एक नदी का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं बेसिन कहते हैं। तो बाद में क्या करती है, भूमध्य सागर में जाकर गिर गई। तो ये क्या हुई भैया हमारी, ये हमारी नदियाँ थी, ये हमारी नदियाँ थी। तो हमने देखा भैया अफ्रीका की नदियाँ। क्या पढ़े हमने, मैं आपसे बात करने लगूँ, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ चुके अब तक। तो देखो मैं आपसे बात करूँ यहीं पर भाई, हमने क्या पढ़ा अब तक अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका इतिहास, प्रमुख बातें पढ़ी हमने अफ्रीका की, देखी क्यों कहा जाता है सभ्यता, पुरानी सभ्यता कही जाती है। दूसरी हमने पढ़ी इसकी नदियाँ। तीसरा क्या पढ़ा हमने, इसके पर्वत। चौथा हमने क्या पढ़ा, इसके पठार। पांचवा घास के मैदान। छठा क्या पढ़ा हमने, इसके छठी पढ़ी हमने इसकी झीलें।
तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने ऐसे देख लिया और कई सारी चीज़ें देखी और इसके थोड़े छोटे देशों के बारे में देखना। अब देखेंगे हम इसके जो 2 से 4 मिनट का काम ही है, कोई ज़्यादा नहीं। अब हमें देखना इसके देश। देखो भाई देखिए यहाँ भैया ये अफ्रीका के देश है। यहाँ से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी जगह जा रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके नीचे से कौन सी जा रही है भैया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ से जा रही है भैया भूमध्य रेखा। तो अब आप मुझे बताएंगे भैया इसमें से जो कौन सा वाला पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, अफ्रीका के उन देशों के नाम आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताना आपको? कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में उन देशों के नाम जहां से जाती है अफ्रीका की कर्क रेखा, जहां से निकल रही है अफ्रीका की मकर रेखा, जहां से जा रही है अफ्रीका की मकर रेखा, जहां से जा रही है अफ्रीका की भूमध्य रेखा। लेकिन इसी के साथ में हमें एक चीज और देखना, इसके साथ में हमें क्या देखना? अफ्रीका का ये वाला पार्ट इस तरह से नहीं निकला हुआ है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अदन की खाड़ी, मतलब यहाँ ये इस खाड़ी का नाम क्या है? इस खाड़ी का नाम है अदन की खाड़ी। क्या है इसका नाम? अदन की खाड़ी। यहीं से जब ये हमें कहा जाना, जब यूरोप जाना ना अरब सागर को पार करके, जैसे हमें अरब सागर को पार करके कहाँ जाना भैया? यूरोप जाना। हम इस तरह से निकलेंगे, यहाँ से निकले, अदन की खाड़ी में गए, अरब सागर से होते हुए, और फिर यहाँ से जाएंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और इधर से निकल के कहाँ जाएंगे? लाल सागर। क्या नाम है इस पार्ट का? लाल सागर, रेड सी। यहाँ पर देखें छोटा सा इजराइल, उसने छोटा सा भाग लिया हुआ है इस रेड सी तक पहुँचने के लिए। क्या है यहाँ पर? इजराइल नामक देश है जो 1976 में इसने मिस्र के थोड़े से भाग पर कब्जा करके रेड सी तक पहुँचने का अपना रास्ता ले लिया था। तो क्या भैया दूसरी बात आती है, अफ्रीका को एशिया से अलग कौन सी नदी करती है? स्वेज नहर। तो स्वेज नहर के माध्यम से अफ्रीका किससे अलग होता भैया? एशिया से अलग होता। किसके माध्यम से अफ्रीका एशिया से अलग होता? लाल सागर, रेड सी के माध्यम से एशिया से अलग होता है अफ्रीका। किसके माध्यम से अफ्रीका एशिया से अलग होता भैया? गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी के माध्यम से अलग होता। किसके माध्यम से अफ्रीका यूरोप से अलग होता? भूमध्य सागर। यहाँ पर कौन सा भाग है भैया? मेडिटेरियन सी। ये आपको हरा हरा जो पार्ट नजर आ रहा है यूरोप का पार्ट है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी अफ्रीका के बारे में जो हमने यहाँ पर देखी। दोस्तों आज की क्लास हमारी क्या होती है? यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे कमेंट करें, वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों जय हिंद।